नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे स्टेट सीटेट बाल विकास एवं भाषा शास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे विकलांग बालकों के अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार से किया जाए। इन सभी पे हम बात करेंगे ट्रिक के साथ याद करने का, जिसमें हम पहचान करेंगे कैसे बालक यहाँ पे अधिगम आवश्यकता वाले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए 15 प्रश्न रखे गए हैं जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे कि क्या करिए, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ परमा एजुकेशन चैनल को बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और इससे फायदा उठा सकें, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से लोग यहाँ पे जुड़ सकें। तो एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे विकलांग तथा अधिगम अशक्त वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार से किया जाए। देखिए एडलर ने क्या कहा है कि एक बालक जो होता है शारीरिक दोषों से ग्रस्त हो हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी एक बालक जो होता है उसमें शारीरिक दोष होते हैं, तो वो उसमें हीनता की भावना ये उत्पन्न होती है कि हमें सामने वाला क्या कहेगा, और इसकी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति परिस्थितिता को श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी शारीरिक दोषों का कारण जानने का पता करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्रो ने क्या कहा है, ऐसे बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से साधारण योग्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। यानी बालक में ऐसे शारीरिक दोष हो जो भी साधारण काम यानी क्रियाकलाप हो रहा है उसमें उनको रोकता है, तो उसके सीमित रखना, ऐसे बालक में विकलांगता का अभाव यानी विकलांगता के गुण होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या करा है। यहाँ पे विकलांग बालक, अब बात करेंगे विकलांग बालक होते कौन है। देखिए यहाँ पे करा है कि विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक शारीरिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालक में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक विकास में कमी या दोष होता है, और जिसे यहाँ पे करा है जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उपलब्धि पर पड़ता है। अब देखिए बात करेंगे इसमें किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप पहला हमारा ये है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक। अब शारीरिक रूप से विकलांग बालक किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, हकलाने वाले बालक, यह शारीरिक रूप से विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये है कि जिनको दिखाई न दे रहा है, जिन्हें सुनाई न दे रहा है, जो बोलने में क्या है कठिनाई, यानी हकलाते हैं, क्या करते हैं एक ही बात को रिपीट करने लगते हैं, तो उनको क्या आता है, ये विकलांगता बालक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है मानसिक विकलांग बालकों की। या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट करिए, क्योंकि ये वाला पीडीएफ आप लोगों को लेट भी मिल सकता है। यहाँ पे देखिए मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान उसके निम्नलिखित व्यवहारों से किया जा सकता है। देखिए निम्नलिखित व्यवहारों से मतलब है कि उसके कार्यों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। देखिए पहला करा है कि आत्म अवलोकन की शक्ति का अभाव, संप्रत्यय की निम्न अवधारणा रखना। यानी क्या है कि वो खुद से अवलोकन करने में क्या करते हैं, कतराते हैं, बचते हैं, अभाव पाया जाता है। और दूसरा आत्मविश्वास का अभाव, मतलब ये है कि उनमें क्या है कि किसी कार्य को कर रहे हैं तो उनमें आत्मविश्वास का कमी होती है, क्या कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सीमित संप्रेषण, यानी एक दायरे के अंतर्गत ही उनका संप्रेषण होता है, उससे खुले माहौल में नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए अगला करा कि मांसपेशियों समन्वयों का कम होना, यानी कोई उनका अंग ऐसा है जो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मानसिक रूप से भी विकलांग हो सकते हैं, और यहाँ पे बौद्धिक रूप से। और देखिए अगला हमारा कह रहा है स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करें, जैसे खाना पहचानना, नहाना आदि को लेकर स्वयं की उचित देखभाल न कर पाना। मतलब ये है कि अगर वो अकेले में हैं तो क्या करते हैं, खाना नहीं बना पाते हैं, पहनना नहीं कर सकते हैं, और नहाना नहीं अपने से नहीं कर सकते हैं, ये स्वयं की देखभाल उचित न कर सकते हैं। ऐसे बालक भी आपके मानसिक रूप से विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए लास्ट जो है जल्दी भूलने की आदत, थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठों को भूल जाना। यानी क्या है कि जल्दी भूल जाते हैं, मतलब कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं तो तुरंत वो भूल जाते हैं, और क्या करते हैं उस पाठ को दोहराते हैं, फिर भी उन्हें याद नहीं होता है। तो ऐसे बालक भी मानसिक विकलांगता के रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। यहाँ पे विकलांग बालकों की समस्या क्या है, देखिए उनकी समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आप लोगों को एक पुटअप होंगे कि यदि कक्षा में कोई शारीरिक रूप से अपंग बालक हो तो उसकी कक्षा में प्रवेश एवं उसके बैठने की समुचित व्यवस्था किया जाना चाहिए, सर्वाधिक आवश्यक है। अगर आपसे ये प्रश्न बना दिया जाए कि यहाँ पे कि यदि आपकी कक्षा में कोई शारीरिक रूप से अपंग बालक आता है तो आपका कार्य क्या होगा, उनके लिए उचित व्यवस्था, उनके लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन करना, उन्हें अलग से बैठाना, उन्हें अलग से शिक्षा देना। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा करा है दृष्टि दोष युक्त छात्रों की बैठने की समस्या का समाधान करना पड़ता है, इसलिए उनकी समस्याओं को समझते हुए कक्षा में उपयुक्त स्थान दिया जाए। यानी
उन्हें अच्छा स्थान दिया जाए जहाँ से उन्हें दिखाई दे सके, और क्या करना चाहिए, बैठाया जाना चाहिए, और ताकि उन्हें कक्षा की कार्रवाई को समझने में कठिनाई ना हो। मतलब कम देखने वाले बालकों को क्या है, एक उचित स्थान पर बैठाया जाए या फिर सामने बैठाया जाए, जो कि उन्हें कठिनाई न हो उन प्रश्नों को देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हाईलाइट में क्या है कि दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों की हीनता भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है, अतः ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि अपनाना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप बालक हैं, आपकी कक्षा में कोई दोषपूर्ण वाणी वाला यानी बोलने में कोई कठिनाई उसको हो रही है, तो उसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, अलग नजरिया से देखते हैं। तो आपका नजरिया शिक्षक के तौर पे ये होना चाहिए कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, ऐसे उन्हें प्रवृत्ति डाली जाए, ऐसा अभ्यास कराया जाए कि वो अपने जो वाणियां हैं उसे शुद्ध कर सकें। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कराए, ऐसे बालक अपने को समायोजन कक्षा में नहीं कर पाते। मतलब ये कि ऐसे बालक जो विकलांग बालक होते हैं, ऐसे बालकों से तात्पर्य ऐसा है कि जो मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से ऐसे बालक क्या है, सामान्य कक्षा में समायोजन नहीं कर सकते, उनका हास्य के पात्र हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए। कल की क्लास जो थी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन लगा नहीं पाए थे जल्दी में। और यहाँ पे देखिए अधिगम अशक्तता वाले बालक, देखिए अधिगम अशक्तता वाले बालक होते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त तथा कमजोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहा जाता है। अब जैसे पूछ दिया जाए कि अधिगम अशक्तता होता क्या है, तो सीधे सीधे आप ये कहेंगे कि ऐसे बालक जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, मतलब ये है कि उनमें कोई कमी होती है, वो अधिगम अशक्तता वाले बालक होते हैं। अधिगम का मतलब ये होता है सीखना, ऐसे बालक सीखने में कठिनाई होती है। तो ऐसे बालक जो होते हैं, छात्र जो होते हैं, लिखने, मौखिक रूप में अभिव्यक्ति यानी बोलने में और वर्तनी करने में, गणित तर्क करने में क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ऐसे बालक अशक्त बालक होते हैं। अब देखिए डिसलेक्सिया, देखिए पहला क्या है, देखिए अधिगम अशक्तता के अंतर्गत हमारा सबसे पहले आता है कि डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया होता क्या है, देखिए डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द जिसका संबंध पठन विकार से, यानी डिसलेक्सिया में होता है पठन, पढ़ने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। और बता दें कि विकार होता है, इसमें बालकों को पढ़ने की कठिनाई होती है, जिस प्रकार से बी यानी बी और डी में विभेद नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे साव और वाज में अंतर नहीं कर पाते हैं। यानी देखिए साव लिखा है, दोनों में अंतर है, लेकिन क्या करते हैं, उसे उलट देते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, उलट देते हैं। साव और वाज में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार बी और डी में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक क्या है, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने के क्या करते हैं, पढ़ने के अंतर्गत आते हैं, पठन विकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिस्ग्राफिया। यहाँ से देखिए प्रश्न आप लोगों को पुटअप होते हैं, चाहे टेट हो चाहे सी टेट हो। आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से प्रश्न जो है आप लोगों के पुटअप होते हैं, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। ये तो महत्वपूर्ण है कि हर बार सी टेट में डिसग्राफिया और यहाँ पे डिसकैलकुलिया से प्रश्न आते हैं। अब बात करेंगे दूसरा हमारा डिसग्राफिया। डिसग्राफिया होता क्या है, डिसग्राफिया लिखने संबंधित अशक्तता को कहा जाता है, जिसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा लिखावट ठीक नहीं होती, यानी बालक जो है उसकी राइटिंग जो है, राइटिंग क्या है उसकी ठीक नहीं है, या फिर लिख नहीं पाता है। सामान्यतः इसका कारण हाथ की हथेली उंगलियों से संबंधित गड़बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियां भी इसका कारण अधिगम अशक्तता से संभव। मतलब ये है कि उनकी जो यहाँ पे देखिए हाथ की बनावट है, ये जो पंजा है ये भी उनका सही नहीं हो सकता है, या फिर मानसिक योग्यता जो है वो भी उसका सही नहीं है। इस कारण क्या करते हैं बालक डिस्ग्राफिया यानी लिखने में क्या करते हैं, कमी करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगला हमारा है तीसरा कि डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया होता क्या है, ऐसे अधिगम अशक्तता जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, कई प्रकार हो सकती है। देखिए डिसकैलकुलिया की जो कठिनाई है कई प्रकार से हो सकती है, तर्क करने में भी हो सकता है, गणित को सॉल्व करने में भी हो सकता है, यानी अपनी योग्यता साबित करने में भी कठिनाई हो सकती है। ये डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया का मतलब है कि गणती गणनाओं से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा। डिसग्राफिया जो है लिखने से, डिसकैलकुलिया जो है आपकी गणने से। उदाहरण प्रस्तुत करके आप लोगों को इस प्रकार से समझाया जा रहा है ताकि आपको एक भी प्रश्न छूटने न पाए, क्योंकि हर एक प्रश्न आप लोगों के क्या है, एक एक नंबर आप लोगों को दिला सकता है पेपर में। तो हर एक प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम सोचते हैं कि पहले आप लोगों को उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए, और लास्ट में 15 प्रश्न रखे गए हैं जो कि इसी से संबंधित है। हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे 13 और 12 भी स्कोर न पहुंच पाए लास्ट में। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अफेजिया, अलेक्सिया। अलेक्सिया होता क्या है, देखिए अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में यहाँ पे पढ़ने में अशक्तता को अलेक्सिया कहा जाता है। मतलब मस्तिष्क में किसी यानी आपकी चोट लग जाती है शरीर में, आपके मस्तिष्क में, तो आप क्या करते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो भूल जाते हैं। ऐसे शब्द को अक्षमता के अंतर्गत रखा जाता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण यानी कोई कमी है, उसके कारण अलेक्सिया कहा जाता है। शब्द अंधता यानी पाठ है, पाठ और बताना, विजुअल में देखकर अफेजिया भी कहा जा सकता है। अब देखिए अफेजिया देखिए अलेक्सिया के अंतर्गत भी आता है और अफेजिया एक अलग से भी आता है। अब अफेजिया के अंतर्गत क्या आता है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। जिस प्रकार से गजनी
गजनी मूवी में देखा होगा कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे वो आमिर खान ने क्या किया था, अपने हाथों पे सभी अपने शरीर पे क्या किया था, लिखवा दिया था याद करने के लिए। वो अफेजिया और अलेक्सिया के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अफेजिया। अफेजिया में भाषा संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। देखिए भाषा संप्रेषण, भाषा एवं अधिगम संप्रेषण के अंतर्गत जो आता है उसे क्या कहा जाता है, अफेजिया कहा जाता है, जिसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई होता है। सीधे सीधे आप उसको आमिर खान को देख सकते हैं किस प्रकार से उसने लिखा था। वो बोल नहीं पाता, अपने व्यक्तित्व को रख नहीं पाता था, मौखिक पीड़ित नहीं कर सकता, इसीलिए उसने लिख दिया था। तो ये अफेजिया के अंतर्गत आता है। पांचवा याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यही था डिस्थीमिया। देखिए डिस्थीमिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। 11 टॉपिक्स रखे गए हैं यहाँ से। अक्षमता से, बालक की अक्षमता किस प्रकार से होती है, 11 टॉपिक्स रखे गए हैं, जिसमें से 7वां आप लोगों का चलेगा। यहाँ पे देखिए छठा ये हमारा करा है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया के अंतर्गत क्या आता है, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है। मतलब ये है कि बालक तनाव में रहता है और क्या करता है, मनोविकार की दृष्टि में प्रतिकूल अभाव के अधिगम में पड़ता है। मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, तनाव रहता है, यानी पढ़ने में कठिनाई होती है। मानी कि कोई यहाँ पे जिस घरेलू भी हो सकती है उसकी तनाव, घरेलू भी हो सकती है और एग्जाम के समय भी हो सकती है। तो याद रखिएगा डिस्थीमिया तनाव से संबंधित है। इसमें क्या होता है, बालक क्या करता है, प्रतिकूल बालक अधिगम को नहीं समझ सकता है, यानी क्या करता है, मनोविकार, यानी उसकी तनावपूर्ण रहता है। तो वो क्या कर सकता है, न तो सोच सकता है सही से, ना तो क्या कर सकता है, अपनी बकरियों को ठीक से रख सकता है, यानी हमेशा डिप्रेशन में रहता है। अब बात करेंगे 7वां, यहाँ पे डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है, अब देखिए डिस्मोर्फिया के अंतर्गत ये ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं, अपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरों लोगों से करना। मतलब ये है कि आप में ये भ्रम हो जाता है कि आपकी कोई अंग, पार्ट, शारीरिक पार्ट छोटा है, आप दूसरे से तुलना करने लगते हैं कि उसका बड़ा है, मेरा छोटा है, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, या फिर वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, मैं पतला हूँ वो मोटा है। ऐसे भ्रम आ जाते हैं आपके अंग, किसी एक अंग को लेकर, डिस्मोर्फिया के अंतर्गत किसी एक अंग को लेकर। जैसे उसका बड़ा है मेरा छोटा है, मेरा हाथ बड़ा है उसका हाथ बड़ा छोटा है, इस प्रकार से हो सकता है। तो ये डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। सॉरी थोड़ा सा कुछ यहाँ पे छूट गया है, उसके अंतर्गत फिर हम उस प्रश्नों को रखेंगे। अधिगम अशक्तता वालों की पहचान किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है उनकी पहचान के लिए। अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान अत्यंत सरल है। अत्यंत सरल का मतलब है बहुत ही सरल है। यहाँ पे देखिए पहला कि छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वह कठिनाई अनुभव करता है। मतलब ये है कि उसे पढ़ना आता है, लेकिन जब खड़े होकर पढ़ने का प्रयास करता है सभी लोगों के सामने, तो वो क्या करता है, वो अपने अभिव्यक्ति को, मौखिक अभिव्यक्ति को रख नहीं पाता है। तो ये भी उसकी पहचान हो गई। अब देखिए सदैव यहाँ पे मलिन रहना, यानी क्या है, दुखी रहना, गृह कार्य को विलंब से करना, गृह कार्य ठीक से कार्य में क्लास में लेकर नहीं आना, कक्षा में देरी से आना, ये सब क्या है यहाँ पे अशक्त बालकों की पहचान है। और देखिए पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, यानी पढ़ रहे हैं, जैसे क्या है यहाँ पे इसी प्रश्न को ले लीजिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पढ़ते समय शब्दों की पंक्तियों को छोड़ देना। अब इसमें हम पढ़ सकते हैं पढ़ते समय पंक्तियों को छोड़ देना, यानी हमने शब्दों को छोड़ दिया यहाँ पे बीच में। तो ऐसे बालकों की भी अशक्त बालक होते हैं। अब देखिए लास्ट है हमारा शब्दों के उच्चारण में कठिनाई, यानी ठीक से शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, ऐसे बालक भी अधिगम अशक्तता के अंतर्गत आते हैं। इनकी पहचान बहुत ही सरल है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए वो होते कैसे हैं बालक, जो अक्षम बालक होते हैं किस प्रकार से होते हैं। देखिए पूर्ण रूप से बहरे, अपूर्ण बहरे बालकों के, मतलब पूरा बहरे हो सकते हैं या फिर थोड़े थोड़े उनको सुनाई भी देता है। ऐसे बालकों की शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। देखिए पहला हमारा कह रहा है कि बहरे बालकों के लिए विशेष प्रकार की स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए, स्कूलों में विशेष प्रविधियां द्वारा प्रशिक्षित दिया चाहिए। ऐसे बालक जो हैं उन्हें अलग से शिक्षा देने का प्रावधान तो नहीं यहाँ पे कराए की व्यवस्था, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे कराए कि उन्हें अलग से व्यवस्था करने के प्रावधान नहीं, उसी में क्या करना चाहिए, उन सामान्य बालकों के साथ रखकर उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो सीख सकें। व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब कुछ हद तक, सभी बालकों के लिए नहीं। यहाँ पे देखिए कम बहरे छात्रों के लिए, यहाँ पे देखिए इनके लिए करना चाहिए, पूर्ण रूप से बहरे हैं और ये देखिए कम बालक हैं। ये कम बहरे छात्रों के लिए अलग से स्कूलों की व्यवस्था अनिवार्य नहीं है। इन्हें अपने अध्यापकों के ओठों को चलते हुए देखकर संवाद अनुवाद करने में शिक्षिता को प्राप्त बताया जा सकता है, और इसके बाद उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा सकती है। मतलब ये है कि उन्हें अपने टीचर जो हैं उनके ओठों को देख करें, मतलब ये कम बहरे हैं, उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है और कुछ संकेतों के माध्यम से क्या करें, पढ़ने का प्रयास करें। ऐसे बालकों को सामान्य बच्चों के साथ रखा जा सकता है। अब देखिए संपूर्ण और अर्ध अंध वाले बालकों, मतलब क्या है कि जो पूरे अंधे हैं और जो आधे अंधे, मतलब कुछ दिखाई देता है, ऐसे बालकों के लिए क्या करेंगे। अब देखिए दृष्टि दोष मतलब देख नहीं सकते हैं, दोष से युक्त छात्रों के विशेष शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है उनके लिए ब्रेन लिपि यहाँ पे देखिए 6 बिंदुओं पर आधारित होती है।
सॉरी, यहाँ पे 4 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ पे ब्रेन लिपि जो होती है 4 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था करना, इस दोष से युक्त छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था सभी समान बालकों के साथ करनी चाहिए। यानी जो बालक को लिखना नहीं आता है उन्हें ब्रेन लिपि का प्रयोग करके उन्हें देना चाहिए और सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पहचान। अब देखिए पहचान क्या है। पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहचान किस प्रकार से करते हैं कि कौन से पठन विकार में, कौन से कैलकुलिया में, किस में कौन से बालक आते हैं। अब जैसे हमारा पहला यहाँ पे देखिए शॉर्ट में पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के अंतर्गत क्या आता है। देखिए डिसफेक्सिया, यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया नहीं है, डिसलेक्सिया, हाँ डिसलेक्सिया है। इसमें पठन विकार यानी शब्दों को पढ़ना ये डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। और डिसग्राफिया के अंतर्गत लेखन संबंधित आएगा, जिसमें लेखने से संबंधित है। और डिसकैलकुलिया गणितीय विकार की यानी गणनाओं से संबंधित है। और डिस्पेक्सिया, देखिए डिस्पेक्सिया के अंतर्गत अत्यंत ज्यादा थका हुआ के कारण या नींद आने के कारण सूक्ष्म गति का प्रभाव होना अथवा लिखना पढ़ना गणना तीनों में परेशानी होती है। अब देखिए सीधे सीधे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि डिसलेक्सिया से पठन विकार, डिसग्राफिया से लेखन विकार, और यहाँ पे देखिए डिसकैलकुलिया से गणितीय विकार हो सकता है। और डिस्पेक्सिया से अधिक नींद आता है, थकान होता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा। इसके अंतर्गत देखिए कहीं भी अगर तीनों आ जाए, लिखना पढ़ना और यहाँ पे परेशानी हो रही है गणना करने में, तो याद रखिएगा डिस्पेक्सिया के अंतर्गत आता है। ये तीनों जिसमें शामिल हो डिस्पेक्सिया के अंतर्गत आता है। अगले टॉपिक से बात करते हैं। देखिए पांचवा हमारा क्या कह रहा है। पांचवा ये कह रहा है जो बहुत ही अच्छा है प्रश्न यहाँ पे कि पांचवा डिस्फेक्सिया, यहाँ पे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है। मौखिक संप्रेषण वार्तालाप में परेशानी, यानी वार्तालाप करने में परेशानी, यानी किसी से आप क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो परेशानी होती है। और डिस्मेसिया, देखिए यहाँ पे डिस्मेसिया के अंतर्गत यादाश्त का कमजोर होना बीमारी आदि के कारण, यानी किसी भी बीमारी हो गई है, कोई भी बीमारी हो उसके कारण यादाश्त चली जाती है तो ये कमजोर हो जाती है, तो ये डिस्मेसिया के अंतर्गत आता है। अब डिस्थेमिया के अंतर्गत क्या आता है। देखिए तनाव के कारण, यानी परीक्षा आदि के दौरान क्या होता है कि तनाव तब आपको उत्पन्न हो जाती है जब आप क्या करते हैं, परीक्षा आ जाती है या फिर आपके घरेलू कोई काम हो जाता है या फिर कोई तनाव घर में परेशानी रहती है, उसके कारण आपका तनाव आ जाता है। ये डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है। और देखिए डिस्मोर्फिया के अंतर्गत क्या आता है, दूसरों से बेहतर समझना, यानी अपने अंगों को यहाँ पे देखिए दूसरों से, यहाँ पे देखिए वहाँ पे अलग था लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे डिस्मोर्फिया के अंतर्गत अपने अंगों को दूसरों से तुलना करना, मतलब कि हमारा अंग सही है, उनका अंग गलत है, हम सही हैं वो गलत है, ऐसे अंगों का भी यहाँ पे क्या करना है, बेहतर समझना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुलिमिया क्या होता है, अत्यधिक खाने, यानी ज़्यादा खाने वाले की लत लगना, यानी अधिक खाते हैं वो बुलिमिया के अंतर्गत आते हैं। और 10वां इंसोलिमिया। इंसोलिमिया में क्या होता है, नींद न आना, बीमारी आना, यानी देखिए बीमारी, नींद न आने की बीमारी, मतलब ये है कि आपको नींद नहीं आती है तो ये इंसोमिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। अगर प्रश्नों को करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार यस करिए, जल्दी से यस करिए तो प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। जल्दी से यस करिए, जल्दी से यस करिए, यस करिए जल्दी से। और जो लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अब प्रश्न चालू हो गए, 15 प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से जल्दी से। अब हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा केंद्रित परियोजना योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए किसमें यहाँ पे छूटा है स्थान, उसमें किसमें, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, यहाँ पे ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालय, और यहाँ पे देखिए नियमित विद्यालय। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ब्लाइंड मतलब कि जिन्हें देखने नहीं आता है उनके लिए व्यवस्था करना, और विशेष विद्यालय जिनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, निःशक्त में इसमें पहचान नहीं किया है कौन से बालक हैं, तो हम इन दोनों में से नहीं रख सकते। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे नियमित विद्यालयों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के साथ आप पढ़ा सकते हैं, तो राइट आंसर जाएगा। चौथे के साथ जाएगा, कितने लोगों का सही हुआ है, यहाँ पे लगभग सही लोगों का हुआ ही है। और यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले, यानी जिनको कुछ दिखाई देता है, बच्चों को क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि निम्न स्तर के कार्यों के लिए माफ करना उचित है। दूसरा कह रहा है कि उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो CD के जरिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। कि न्यून दृष्टि यानी जिनको कम दिखाई देता है, न्यून दृष्टि मतलब कम दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो ऑडियो CD के माध्यम से उन्हें अधिक से दिखाए। यहाँ पे देखिए कक्षा में समान रूप से बर्ताव और ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा न्यून दृष्टि है, यहाँ पे न्यून यानी देखने से भी संबंधित हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर देखने को उनको संबंधित है तो आप क्या करेंगे, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो समझ सकते हैं आवाज़ के माध्यम से, ठीक है। अगर बहरे बालक हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या कर रहे हैं, उन्हें
वहाँ पे वीडियो का कार्य, वहाँ पे वीडियो विजुअल दिखाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जम्बलिंग विकार और यहाँ पे लेखन विकार। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऊपर ही आपने पढ़ा है डिस्थीमिया में होता है कि गंभीर तनाव की अवस्था होती है जिसमें बालक परीक्षा के समय क्या होता है, अधिक से अधिक तनाव की दृष्टि में चला जाता है और क्या होता है, वही उसकी असफल होने का कारण बनता है। तो याद रखिएगा, हमें धैर्य नहीं खोना है। पेपर में बैठने से पहले लंबी सांस लेकर पेपर को सॉल्व करना है और अपने पास एक बोतल रखना है पानी का। जब भी आप लोगों को लगे कि हमें थकान हो रही है, जब भी लगे कि अब प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो एक गहरी सांस ले लीजिए और पानी पीजिए, फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए आपका प्रश्न एकदम सॉल्व हो जाएगा चुटकी में। और तीसरे का आंसर होगा हमारा यहाँ पे पहले प्रश्न पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न ये करा है हमारा कि गणित को समझने की आवश्यकता है। देखिए गणित को समझने की आवश्यकता क्या है, सभी प्रश्नों को हमने ऊपर ही बता दिया है। तो गणित को समझने की आवश्यकता किसे है, यहाँ पे डिस्मोर्फिया से है, डिसकैलकुलिया से है, डिसग्राफिया से, डिसलेक्सिया से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइएगा। देखिए डिस्मोर्फिया में के अंतर्गत आपका पठन, लेखन और कैलकुली, इन तीनों को आ जाएगा। लेकिन कैलकुलिया के अंतर्गत से पर यहाँ पे गणितीय संबंधित से होगा और डिसग्राफिया से लेखन से संबंधित होगा और यहाँ पे डिसलेक्सिया से पठन से होगा। तो अब आप बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पे देखिए गणित से संबंधित पूछा है तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे गणितीय क्षमता से होगा, गणितीय क्षमता से होगा। इसमें बालक क्या होता है, सही से पहचान नहीं पाता है, सही से तर्क नहीं कर पाता है। तो चौथे का हमारा राइट दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। हर बार कहते हैं, इस बार भी कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की समानता, यहाँ पे समानता किससे होनी चाहिए, यहाँ पे देखिए किससे पहचान होती है। तो यहाँ पे देखिए डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, यहाँ पे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की शारीरिक रूप से है। तो याद रखिएगा आपका, देखिए शारीरिक रूप से है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिसकैलकुलिया नहीं होगा, डिसग्राफिया नहीं होगा, यहाँ पे डिसलेक्सिया नहीं होगा, यहाँ पे डिसलेक्सिया पढ़ने से है और यहाँ पे देखिए डिसग्राफिया। अगर शारीरिक रूप से है तो बालक लिख ही नहीं सकता, अगर उसका अंग सही नहीं है तो लिख नहीं सकता। अगर लिख नहीं पाएगा तो यहाँ पे तर्क तो कर सकता है, यहाँ पे पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्थीमिया जो है ये तीनों से संबंधित है। लेकिन हमारा पूछा है शारीरिक, तो याद रखिएगा शारीरिक का सीधे सीधे यहाँ पे डिसग्राफिया से जाएगा। अगर बालक का अंग ही सही नहीं है, पेन पकड़ ही नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखने से, लिखित से आएगा। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। याद रखिएगा हमारा छठे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बात करेंगे सीखने संबंधित नियोजकता समानता। ये देखिए सीखने से संबंधित है, याद रखिएगा सीखने से संबंधित है। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला करा है कि लड़कियों की तुलना में यहाँ पे अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है सीखने संबंधित नियोजकता। और यहाँ पे दूसरा करा है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों से की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः पौत्रिक अभिभावक व उनके प्रकार समस्या से ग्रसित हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि इस औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर छठवें का हमारा क्या होगा, देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा, न तो पहला होगा, न तो दूसरा होगा, न तो चौथा होगा। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हमारा क्या है, सीखने से संबंधित जो होता है ये आपकी गुण से संबंधित है। यहाँ पे देखिए गुण सूत्रों से संबंधित है, आपके जिन से संबंधित है, आपके माता पिता, उनके माता पिता से संबंधित जो गुण आते हैं उससे भी प्रभाव पड़ता है सीखने से। यहाँ पे देखिए आपके अंग से संबंधित नहीं कहा है, सीखने से संबंधित कहा है, अधिगम से संबंधित किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न कितने लोगों का सही है। अब देखिए जो प्रश्न हमने आपको बताया था वही प्रश्न आ गया है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सातवें का ये करा है, एक बच्चा जो ग्रस्त है किससे ग्रस्त है, वह साव और वाज में अंतर नहीं कर पाता है, यानी साव और वाज में अंतर नहीं कर पाता है। तो वो किससे संबंधित है, शब्द जम्बलिक विकार से, यहाँ पे डिसमेक्सिया से और डिस्मोर्फिया से, डिसलेक्सिया से। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सातवें का क्या होगा, सातवें का राइट आंसर क्या होगा, देखिए वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता है, अंतर नहीं कर सकता है, यानी पढ़ नहीं सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया से जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर सीधे सीधे डिसलेक्सिया से जाएगा हमारा चौथे से। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए और सभी लोग क्या करिए, फास्ट कमेंट करिए यहाँ पे, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आठवां क्या करा है। कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, यानी देखिए पोलियोग्रस्त हैं, तो सीधे सीधे ये आपका शारीरिक हो जाएगा। याद रखिएगा शारीरिक हो जाएगा, तो शारीरिक हो जाएगा पोलियोग्रस्त। पोलियोग्रस्त से आप लोगों का यही होता है शारीरिक ग्रस्त। खेल के कालांश में उन्हें
कैसे होना चाहिए? पहला कराए कि एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वह खेल का आनंद ले सकें। दूसरा कराए अपने बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोत्साहित करने की बात कराए। और यहाँ पे तीसरा कराए केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। और चौथा कराए कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जोर डालने के लिए कराए और हिस्सा में अनुमति देनी चाहिए की बात कराए, प्रोत्साहित करने की बात कराए, आनंद की बात कराए। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का हमारा होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। वहाँ पे क्या प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास जागृत हो। वो खोलने वहाँ पे सॉरी यहाँ पे खोलने खेलने से क्या होती है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सभी लोग प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। रिया जी, छाया जी, विनीता जी और यहाँ पे संजय जी। और यहाँ पे देखिए बहुत से लोग बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी अपना नाम चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं तो वह पहला यहाँ पे कराए कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न करती है। दूसरा कराए समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। और यहाँ पे तीसरा कराए कि सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करती है। और यहाँ पे चौथा कराए दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों में संभवतः तनाव बढ़ा दे रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ प्रश्न ये करा कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित मतलब देख नहीं सकता है शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि यानी सहयोग की भावना को शामिल करती है तो वो क्या कर रही है? तो 9वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य करिए, मतलब ये कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास एनसीएफ और यहाँ पे कोठारी आयोग के जो चार्ट पेज था उसके अनुसार चलने का प्रयास करिए। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य यहाँ पे कराए नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? पहला यहाँ पे कराए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। दूसरा कराए कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा लेने में अक्षमता। तीसरा कराए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की अक्षमता। और चौथा कराए कि खेल कूद में भागीदारता निभाने में अक्षमता। तो राइट आंसर 10वें का क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? देखिए श्रवण हास्य यानी यहाँ क्या है कि श्रवण हास्य मतलब यहाँ कि सुनकर हास्य यानी उनकी मजाक उड़ाया जा रहा है सुनने में यहाँ पे। तो ग्रसित बच्चों से किस प्रकार की मुख्य नैसर यानी कुंठा का सामना करते हैं, यानी कुंठा का मतलब क्या है? उनका विकास नहीं होता है। तो किस प्रकार से क्या करते हैं? पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो ये कुंठा हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है यानी विकास न होना कुंठा हो जाता है, तो आगे न बढ़ना, इस संबंधित है इससे। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 10वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा? देखिए यहाँ पे खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता की बात नहीं किया है यहाँ पे। देखिए वो विकलांग बालक नहीं है, वो क्या कर सकता है? खेल कूद में भाग ले सकता है। तो ये भी हमारा देखिए सही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये हमारा गलत है। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, देखिए पढ़ सकता है, वो सुन नहीं सकता है। ठीक है, सुनने से यहाँ पे देखिए सुनने से संबंधित है, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखिए हमारा बात किया है कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षम। देखिए वो दे सकता है परीक्षा क्योंकि उसे सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ दूसरों के साथ संप्रेषण करने, सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, यानी क्या करता है? अपने को संकोच करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं। 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखते हैं। बहुत ही आसान है, इसे देखकर ही सॉल्व कर दीजिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? सुनने से, पढ़ने से, बोलने से या फिर यहाँ पे बोलने सुनने दोनों से। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से बताइए। देखिए सुनना, पढ़ना, बोलना और यहाँ पे बोलने सुनने, यहाँ से आप लोगों को 3 बार लगातार सीटेट में प्रश्न आ रहा है। यूपी टेट में आप लोगों को 4 से 5 बार आ चुका है ये, और लगातार आता है। तो याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को आप लोग सही करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे डिसलेक्सिया से मतलब होता है आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, पढ़ने से होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, करा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी विशेष यानी जिनको आवश्यकता है ऐसे बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसी? यहाँ पे अन्य समान बच्चों के साथ। दूसरा करा है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। और यहाँ पे तीसरा करा है विशेष विद्यालयों में, और यहाँ पे देखिए करा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। यहाँ देखिए शिक्षकों द्वारा बात किया है, विशेष विद्यालयों की बात किया है, और यहाँ पे अन्य सामान्य बच्चों के साथ किया है, और विद्यालय में विशेष पद्धतियों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का हमारा क्या होगा? जो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, हमारा दूसरा गलत होगा। यहाँ पे देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। कैसी करानी? विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों का मतलब ये है कि जिनको कठिनाई है,
जो एकदम नहीं देख सकते हैं, एकदम नहीं सुन सकते हैं, एकदम शारीरिक विकलांगता है, उनके लिए ये उपलब्ध कराई जाती है, न कि सामान्य बच्चों के साथ जो रहते हैं कुछ कुछ कमियां उनके लिए नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे अन्य समान बच्चों के साथ उनकी शिक्षा करानी चाहिए ताकि वो उनमें सहभागिता के साथ सीख सकें। मेल जोल के साथ जिस प्रकार से बालक अच्छे से सीखते हैं उतने अकेले से नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा गलत था, दूसरे पे ट्रिक मत मारिए आप लोग। यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार और व्यवहार संबंधित विकार। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? अपना स्कोर याद रखिएगा, 15 में से आप लोगों का 12 प्लस है। देखते हैं 12 प्लस कितने लोगों का सही होता है। आज का टारगेट आप लोगों का कम है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि वहां तक पहुंच पाएंगे आप लोग। बहुत ही प्रश्न आप लोगों के गलत होते चले हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार और व्यवहार संबंधित। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार फिर कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। देखिए इसका राइट आंसर जो 13 का हमारा जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा पठन विकार। आप लोगों को ये प्रश्न 2 बार रखा गया है, वहाँ संबंधित, वहाँ पे किससे संबंधित बालक है, यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर था हमारा तीसरा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने लोगों का ये सही हो पाता है। देखिए 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो हैं दृष्टिबाधित है 5वीं कक्षा में, उनके लिए क्या है? उनको निचले स्तर के कार्यों में को करने में छूट मिलनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा करा है कि उनके माता पिता मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों के करने में सहायता करनी चाहिए। और तीसरा करा है कि उनके साथ कक्षा के समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और चौथा करा है कि उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे सीधे सीधे वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। राइट आंसर बिना सोचे समझे आप लोग तीसरे पे मारिए, क्योंकि यहाँ पे किसी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके उसे दृष्टिबाधित बालकों को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है हमारा। देखिए 15 का प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। इसमें से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है? कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता क्या है? 50 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले। और दूसरा करा है कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने वाली कठिनाई। और यहाँ पे देखिए अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रमण कार्यों में लगे रहना। और यहाँ पे चौथा करा है कि एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, यानी एक ही शब्द को बार बार दोहराते रहना। ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका उत्तर आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जैसे ही लाइव खत्म क्लास होगी अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी लोग दीजिए, आप लोगों से आग्रह है कि सभी लोग दीजिए कि ऐसी ही क्लास चलाई जाए या फिर सिर्फ केवल प्रश्न ही चलाए जाएं। तो 15 का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पे बता दें कि आज की क्लास कैसी थी, एक बार आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। उत्तर नीचे दिए गए हैं तो बता दीजिएगा कि आज के उत्तर कितने हैं। 15 का उत्तर आप लोग श्योर है कि हमें आशा है कि आप लोग 15 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ऐसी ही क्लास चलानी चाहिए या फिर अलग तरीके से चलानी चाहिए, ये भी सुझाव अपना दीजिए। क्योंकि सुझाव आप लोगों का बहुत ही ज़रूरी है हमें, क्योंकि आप लोग किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं उस तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आज की क्लास हमारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। विकलांग बालकों और अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार से हो, और यहाँ पे देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा और अक्षम बालकों की पहचान भी कर ली। तो याद रखिएगा हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि काम देगा आगे आप लोगों को, टेट में भी, सी टेट में भी। और 2 पेपर सी टेट के एक साथ कराने का प्रयोजन चल रहा है, याद रखिएगा। तो हो सकता है आप लोगों को अगर एक में छूट जाए तो दूसरे में मौका मिल सकता है। तो हर एक कठिनाई को अपने पहचानिए कि आपकी कठिनाई क्या है, उसके अनुसार आगे बढ़िए। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।